हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर। आज हम 9 क्लास में अध्याय 2 गति मोशन के बारे में बताएंगे कि गति है क्या चीज़। पहले आप गति का परिचय जानिएगा, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, कुछ सूत्र है सत्यापित करने का। तो आ जाइए, पहले गति के बारे में जानिए कि गति क्या है। तो परिचय है इसका, प्रत्येक वस्तुएं बाह्यतः या अंतः रूप में गति के अवस्था के रूप में रहता है। प्रत्येक वस्तुएं निर्जीव पदार्थों में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की अवस्था में रहता है। पेड़ पौधे आंतरिक रूप से ऊपर की ओर गति की अवस्था में रहता है। पेड़ पौधा जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, तो वह ऊपर की ओर क्या है, गति में है। जीव जंतुएं बाह्यतः और अंतः दोनों रूप से, माने बाह्यतः भी और अंतः भी, दोनों रूप से गति की अवस्था में रहता है। जीव जंतु में दोनों गुण पाया जाता है, तो रूप से गति की अवस्था में रहता है। एक बार और इसका परिचय समझिए। प्रत्येक वस्तुएं बाह्यतः या अंतः, माने बाहर और अंदर। अंदर के तो अच्छी देख नहीं पाते हैं, बाह्य तो दिखाई पड़ता है। तो प्रत्येक वस्तुएं बाह्यतः या अंतः रूप में गति के अवस्था के रूप में रहता है। निर्जीव पदार्थों में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की अवस्था में रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है, एक तरह से समझिए हमारे शरीर में जो एनर्जी बनता है ना, उसी को समझिए इलेक्ट्रॉन से ही। जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है तो आप थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। वही हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की अवस्था में रहता है। जब तक आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो चल रहे हैं, बुल रहे हैं, टहल रहे हैं, अवस्था में रहता है। पेड़ पौधे आंतरिक रूप से, आंतरिक माने अंदर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे आंतरिक रूप से ऊपर की ओर गति की अवस्था में रहता है।
यह ऊपर की ओर जाता है। जीव जंतुएं बाह्यतः और अंतः दोनों रूप से गति की अवस्था में रहता है। जैसे आप बैठे हुए हैं भी तो आपका शरीर में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा गति में रहता है, चलते जाता है। जैसे आप पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी क्या दिन रात होता है तो मैंने चक्कर लगाता था, क्या आप भी चक्कर लगाते हैं? नहीं, वो आंतरिक हुआ, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो अंदर है वाला जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको हम देख पाते हैं थोड़ी, जो वो आंतरिक रूप से होता है, दिन रात होता है। पृथ्वी का तो हमेशा गतिमान है, तो क्या आप पृथ्वी पर हैं तो आप भी घूरते हैं? नहीं, वह आंतरिक है, वह पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इलेक्ट्रॉन तभी गतिमान होगा जब उसके पास ताप होनी चाहिए। ताप रहता है तो गति में रहता है। आपके पास टेम्परेचर है तभी आपके पास गति है। यदि टेम्परेचर नहीं रहेगा तो आप गतिमान नहीं होगा। पैर हाथ ठंडा हो गया तो चलिए भाई आप खत्म होगी। तो टेम्परेचर के कारण गति में, जैसे मान लिया जाए कि एक दिया जलाकर जल में रखिए तो देखिएगा कि वो डूबने वाला नहीं, वो तैरता है। तो जब तक जल रहा है तब तक वह तैर रहा है, जलना बंद हो गया बस वो पानी में डूब जाता है। उसी प्रकार से कि हर एक वस्तुएं गतिमान के रूप में रहते हैं। तो गति तभी संभव है जब उसके पास क्या हो, टेम्परेचर हो, ताप हो। यदि ताप नहीं रहेगा तो वह गति नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से हम बताएंगे पृथ्वी के अंतःकरोड़ में लावा मैग्मा पिघली अवस्था में होता है, बहुत सा वहाँ ताप रहता है जिसके कारण पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है। उससे यह संभव होता है रात और दिन। कहता पृथ्वी गतिमान है, तो किस प्रकार से गतिमान है? तो अंतः गतिमान है, बाह्यतः नहीं। यदि बाहर गतिमान रहता तो आप लोग भी घूरते, वैसा तो है नहीं। तो उसी प्रकार से आपको यह समझा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तुएं बाह्यतः या अंतः रूप में गति के अवस्था, देखिए गति जो है न वह मूर्ख आदमी भी समझ सकता है। भैंस भी जो चरा रहा है, खैर तो मूर्ख नहीं रहता, उसको भी तो पढ़ाई की आवश्यकता रहता है। खड़ा है, ओ ट्रेन जा रहा है, जरूर गति में। कोई आदमी बोल रहा है, बोल देगा वो गति में। गति एक ऐसा चीज़ है कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता वो समझ जाता कि गति में। हाँ देखिए, हम समझा रहे थे कि प्रत्येक वस्तुएं बाह्यतः माने बाहर या अंतः माने अंदर रूप में गति के अवस्था के रूप में रहता है। निर्जीव पदार्थों में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन कक्ष में गतिमान करता है। इलेक्ट्रॉन जो है कक्ष में क्या करता है? गतिमान करता है। ऐसे मान लिया जाए, देखिए ये जो देखें इस तरह से हम किए हैं तो आप बोलिएगा ज़रूर कि हाँ हाथ क्या है, सर का गतिमान में है। तो यह गतिमान में कब है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तब आपका गतिमान है इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है कक्ष में भ्रमण करता है, गति में रहता है हमेशा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ रहता है, पाया जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमेशा गति की अवस्था में रहता है। पेड़ पौधे आंतरिक रूप से ऊपर की ओर गति की अवस्था में रहता है। जीव जंतुएं बाह्यतः और अंतः दोनों रूप से गति की अवस्था में रहता है। आप इतना ही समझिए। पुनः परिभाषा है गति का, मोशन का परिभाषा है कि जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड समय के साथ, समय लगता है उसमें, दूसरे पिंड के
सापेक्ष, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं हम बोल रहे हैं तो हम आपका सापेक्ष है, आप विरामावस्था में हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर कहिएगा कि सर गति में है। वही बोल रहा है यहाँ कि गति का परिभाषा है कि जब कोई पिंड समय के साथ, समय लगता है, दूसरे पिंड के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन, यहाँ स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। हम यहाँ हैं, आप भी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम आपके सापेक्ष समय लगेगा और स्थान में परिवर्तन करेंगे तभी तो आप समझ सकते हैं कि सर गति में, बाहर रूप से गति में। तो उसी प्रकार से गति का परिभाषा है कि जब कोई पिंड समय के साथ दूसरे पिंड के सापेक्ष, दूसरे पिंड के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन को, स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। विराम, रेस्ट, माने आप आराम कर रहे हैं, विराम का परिभाषा समझिए कि जब कोई पिंड समय के साथ, जब कोई पिंड समय के साथ दूसरे पिंड के सापेक्ष, दूसरे पिंड के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम कहते हैं। इसमें स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आप बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष, यहाँ देखिए, जब कोई पिंड समय के साथ दूसरे पिंड के सापेक्ष, माने स्थान चेंज नहीं करेंगे, तो आप समझिएगा कि ओ चलो भाई रेस्ट में, उसी को कहा गया विराम। माने एक तरह से समझिए कि आराम करना, वही विराम हुआ। में परिवर्तन नहीं करता तो उसे हम विराम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन इस दोनों पर है कि गति और विराम एक दूसरे के आपेक्षिक है कैसे? गति और विराम एक दूसरे के आपेक्षिक है कैसे? देखिए कि जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी या ट्रेन पर जब बैठता है तो डिब्बा में बैठा होता है, तो वह डिब्बा में स्थित व्यक्ति के सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करता, आराम से बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को विरामावस्था में कहा जाता है। तो यहाँ गति कौन कर रहा है भाई? तो ट्रेन। अब पटरी भी क्या है? विरामावस्था में, वो विरामा में है। अब पटरी रहेगा तभी तो संभव है रेलगाड़ी को चलना, तो वो विरामा में है और रेलगाड़ी क्या आगे बढ़ रहा है, उसमें आप जो बैठे हुए हैं वह भी क्या है? विरामावस्था में। तो वही है क्वेश्चन, अच्छा है कि गति और विराम एक दूसरे के आपेक्षिक है कैसे? आपेक्षिक। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा होता है तो वह डिब्बा में स्थित व्यक्ति के सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो व्यक्ति को विरामावस्था में कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति प्लेटफॉर्म और पटरी के सापेक्ष गति की अवस्था में माना जाता है। यहाँ समझिए, लेकिन व्यक्ति प्लेटफॉर्म और पटरी के सापेक्ष गति की अवस्था में माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गति और विराम एक दूसरे के आपेक्षिक होता है। जैसे आपको पटना जाना है तो प्लेटफार्म पर ट्रेन लगा, प्लेटफार्म पर चलकर ट्रेन में बैठे, अब ट्रेन गति में हुआ, अब पटरी क्या है? विरामावस्था। अब पटना जंक्शन में उतरे,
तो प्लेटफार्म से बाहर जाइएगा तो देखिए आप गति में आ गई हैं और ट्रेन रुका तो किस में है, वो विरामावस्था में। तो उसी को बोला गया आपेक्षिक। पटरी और ट्रेन में भी संबंध है आपेक्षिक का। आप प्लेटफार्म से आप बाहर चले गए हैं तो आपको गति में आ गया और ट्रेन क्या है, विरामावस्था में। वही हुआ आपेक्षिक, वही है आपेक्षिक, इतना समझिए। तो उसी प्रकार से है कि एक चीज़ और समझ सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं अहम गति में, तो आप क्या है, एक दूसरे का अपेक्षिक हैं हम। उसी प्रकार से अपेक्षिक के बारे में समझा रहे हैं कि गति और विराम एक दूसरे के अपेक्षिक है। कैसे कि जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के डिब्बा में बैठा होता है तो वह डिब्बा में स्थित व्यक्ति के सापेक्ष स्थान परिवर्तन नहीं करता। तो बोलिए, जब स्थान परिवर्तन नहीं करेगा तो वह व्यक्ति क्या है, विरामावस्था में। यहाँ विरामावस्था का परिभाषा हम बताएं कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई पिंड समय के साथ दूसरे पिंड के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं करता तो उसे विराम कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ है, तो व्यक्ति को विरामावस्था में कहा जाता है क्योंकि वह स्थान परिवर्तन कर रहा नहीं। यहाँ तो पटरी के सहारे ट्रेन स्थान परिवर्तन करेगा, आप तो सीट पर बैठे हुए हैं, कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति प्लेटफॉर्म और पटरी के सापेक्ष गति की अवस्था में माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गति और विराम एक दूसरे के आपेक्षिक होता है। उसी प्रकार से नोट है कि यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में रहता है लेकिन उसका आंतरिक भाग, माने अंदर आप बैठे हुए हैं तो अंदर भाग, आंतरिक भाग का प्रत्येक अंग गति की अवस्था में रहता है। यदि आप विराम में भी हैं तो अंदर का भाग क्या है, गति कर रहा है, तब तो बाहर से आप हैं बैठे हुए बने, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तब तो आप बैठे हुए हैं भी, बैठना भी अच्छी होता है। तो उसी प्रकार से है कि यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में रहता है लेकिन उसका आंतरिक भाग का प्रत्येक अंग गति के अवस्था में रहता है, जिसके कारण विराम और गति को आपेक्षिक कहा जाता है। यहाँ देखिए, व्यक्ति बैठा हुआ है लेकिन उसका आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन है वह गतिमान है। बाहर से तो आप विरामावस्था में है लेकिन अंदर क्या है, गति हो रहा है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि पृथ्वी में दैनिक गति या वार्षिक गति संभव है। माने पृथ्वी गतिमान है, लेकिन क्या पृथ्वी पर आप बैठे हुए हैं तो क्या आप भी गति में हैं? आप बैठे हुए हैं तो अंदर गति है लेकिन बाहर गति नहीं है, वो अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कितना कहता है आप पृथ्वी गतिमान है तो हम लोग भी घूर रहे हैं? नहीं, उसका आंतरिक भाग गतिमान है, अंदर का इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ही हैं, आपका अंदर शरीर का इलेक्ट्रॉन गतिमान है, तो क्या आप बाहर से दिखाई देते हैं विरामावस्था में, लेकिन आपका अंदर भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। देखते हैं तब बढ़ते हैं, आप जैसे जैसे दिन रात होता है उसी प्रकार से आप भी गति में धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो क्या अनुभव होता है? नहीं हो पाता है। क्या जितना बढ़े कल उतना बढ़े, देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी हमेशा गतिमान में है क्योंकि उसका आंतरिक गतिमान है, अंदर का इलेक्ट्रॉन गतिमान है क्योंकि पृथ्वी के पास अधिक ताप है। 40,000 से कुछ है, 4,000 डिग्री सेल्सियस ताप, बहुत ज़्यादा। लावा मैग्मा अंतःक्रोड में है नहीं, सब पिघली अवस्था में है जिसके कारण गतिमान है। उसी प्रकार से आप यहाँ नोट में समझा दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में रहता है तो आप तो समझ रहे हैं कि व्यक्ति विरामावस्था में है, लेकिन उसका आंतरिक भाग, माने आपका जो बैठे हुए भी तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वह गतिमान में है। आंतरिक भाग का प्रत्येक अंग गति के अवस्था में रहता है, जिसके कारण विराम और गति को आपेक्षिक कहा जाता है। इसको अच्छी तरह से समझिए और ध्यान से आज
बता दिए, लेसन स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसमें कुछ परिभाषा है, उसके बाद सूत्र सत्यापन करने का है। ठीक है, बता। हाँ स्टूडेंट, देखिए आज का वीडियो में इतना ही हम बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे परिभाषा कुछ है और सत्यापन के बारे में, उसमें सूत्र सत्यापन होगा। आज का वीडियो यहाँ तक स्टॉपेज करते हैं। थैंक यू।